सदियों की वेदना आज भी कुरेद रही है। आपकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं दिखता है। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, कट्टा छुरा, यही सब तो आपकी मर्यादित भाषा है ना। आपकी पेरेंट संस्था की गांधी हत्या में वैचारिक संलिप्तता का इतिहास भी हम भूल जाएं क्या? हिंदू राष्ट्र का नारा देने वालों को आप मंच पे जगह देते हैं, वो आपको मंच पे जगह देते हैं। क्या इससे भारत की पहचान को चोट नहीं लगती है कि आजादी के आंदोलन में आपके पूजनीय लोग भी उसी दौर के अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिसकी भागीदारी 90% है और 5 या 10 किलो अनाज पर ही जीवन जीने को मजबूर है। टेबल पर सिर्फ दावे हैं, जमीनी हकीकत शून्य है। दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये सब किसकी जागरूकता में हुआ? राम राज्य केवल जय श्री राम के नारों से नहीं बनता है सर। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है, लेकिन हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय असंतोष है, अपार अलौकिक पीड़ा भी है। सदियों के घाव आज भी कायम है, सदियों की वेदना आज भी कुरेद रही है, सदियों का संकल्प आज भी कोढ़ बना हुआ, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं दिखता है। जब आप कहते हैं शक्ति नहीं सहयोग, उन्हें शक्ति नहीं सहयोग महान लगता है। देश में जनता ने आपको खूब शक्तियां दे रखी हैं और आप उसका मिसयूज भी बिना सहयोग किए ही कर ले रहे हैं। शक्ति पाने के लिए ही तो आपने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए संवैधानिक मर्यादाओं को भूलते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए संविधान संशोधन तक कर डाला, क्योंकि तब वहां पे विपक्ष की सरकार थी। ये शक्ति में नहीं आता क्या? जब आप शक्ति नहीं सहयोग की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां उनको सहयोग दे रहे हैं? चलिए जान लेते हैं। शक्ति नहीं सहयोग का पहला नमूना समग्र शिक्षा फंड में देरी करना या उन्हें रोक देना। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों जिन्हें केंद्र विपक्षी मानती है, उन्होंने ये शिकायत की है कि केंद्र स्कीम के तहत मिलने वाले फंड जो स्कूलों, शिक्षा, पूर्वाधार और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन राज्यों को समय से नहीं दे रहा है। आयुष्मान भारत, केंद्र सरकार ने कहा था कि ये कल्याणकारी योजनाएं राज्य और केंद्र मिलकर के चलाएंगे, मगर कुछ राज्यों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिनकी अपनी वजहें थी। ऐसा होने पर केंद्र ने उन राज्यों को धमकाया। केंद्र सरकार की ये गुंडागर्दी, ये रवैया राज्यों की स्वतंत्र नीतिगत आजादी और संघवाद की भावना के खिलाफ है। विपक्षी नेताओं और कुछ राज्य सरकारों का आरोप रहा है कि केंद्र राज्यपाल नाम का संवैधानिक पद उसका इस्तेमाल कर रहा है, उन राज्यों में हस्तक्षेप करता है जहां पे केंद्र सरकार में बैठी पार्टी की सरकार नहीं है। इस तरह संवैधानिक पदों का प्रयोग राजनीतिक टकराव के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय बजट या नीतियों द्वारा राज्यों को सीमित कर दिया जा रहा है। इसे संघवादी मूल्यों यानी राज्यों की स्वायत्तता के खिलाफ माना गया है। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा। राम यानी मर्यादा, मर्यादा की सीख देने वाले मोदी जी जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, कट्टा छुरा, यही सब तो आपकी मर्यादित भाषा है ना। ये तो बस आपकी मर्यादा है। आपकी पार्टी और आपसे जुड़े जो समर्थक हैं, उनकी मर्यादा की लिस्ट तो और भी लंबी है। जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। दूर से तो मोदी जी आप भी पहचान लेते हैं, बस आदमी किसी विशेष धर्म का कपड़ा पहना हो, वहां आप बिल्कुल चूक नहीं कर सकते। इस विशेष मामले में तो आपने 100% गुण पाया हुआ है। पहचान भूलने की बात करते हैं मोदी जी, पर क्या गांधी इस देश की पहचान नहीं है? आपके समर्थक गोडसे की महिमा गाते हैं, आपकी ट्रोल आर्मी गांधी पर झूठ उगलती है और कभी उसकी तरफ आप नजर भी डालते हैं। आपकी पेरेंट संस्था की गांधी हत्या में वैचारिक संलिप्तता का इतिहास भी हम भूल जाएं क्या? और नेहरू
क्या वो इस देश की पहचान नहीं है, जिन्होंने कठिन हालातों में देश को संभाला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से तीसरी दुनिया की आवाज बने? लेकिन आप 3 बार प्रधानमंत्री बनकर भी नेहरू को कोसने से नहीं थकते हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या ये भारत की पहचान नहीं है? दुनिया जिन पर गर्व करती है, आपके लोग तेजो महालय की खोज उसमें कर रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए चले जाते हैं और माहौल बिगाड़ने के लिए फिल्में तक बनवा देते हैं। इससे भारत की छवि नहीं टूटती। सहिष्णुता भी कभी इस देश की पहचान थी, लेकिन अभी तो धार्मिक कट्टरता ही है। हिंदू राष्ट्र का नारा देने वालों को आप मंच पे जगह देते हैं, वो आपको मंच पे जगह देते हैं। क्या इससे भारत की पहचान को चोट नहीं लगती है? भारत की विविधता, भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म दुनिया के लिए ये मिसाल रही हैं। आज उसी इतिहास को आप अपनी विचारधारा के अनुरूप बदल रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्यों को किनारे करके। क्या इससे भारत की असली पहचान धूमिल नहीं होती है? गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। गुलामी सिर्फ 150 से 190 साल की नहीं, कुछ वर्गों के लिए ये गुलामी 5000 साल पुरानी हकीकत है। वही गुलामी जात पात, छुआछूत, महिलाओं पर थोपे गए बंधन और मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथाएं भारतीय समाज को ये कहीं ज्यादा निगल रही हैं। लेकिन इस पर आपकी चुप्पी भी हमें समझ में आती है, क्योंकि इन संरचनाओं को आपका ही संगठन संरक्षण देता है। आप राजनीतिक लाभ के लिए मंचों पर चर्चा को सिर्फ मैकाले तक ही सीमित रख रहे हैं, जबकि भूल जाते हैं कि आजादी के आंदोलन में आपके पूजनीय लोग भी उसी दौर के अंग्रेजों के साथ खड़े थे। मैकाले की मानसिक गुलामी मिटाने की बात करने से पहले आपको समाज की जड़ों में बैठी इन बुराइयों से लड़ना होगा, वरना न समाज साथ दिखेगा और ना ही राजनीतिक लाभ मिलेगा। और एक बात, मानसिक गुलामी 10 साल में सिर्फ राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर देने से खत्म नहीं हो जाती है। इसके लिए गहरी सामाजिक समस्याओं पर ठोस रणनीति चाहिए, जो कि आपसे अब तो होने वाली नहीं है। इतना तो साल हो चुका है। मोदी जी, आप ये बता रहे हैं कि अयोध्या में 45 करोड़ श्रद्धालु आए, लेकिन बेरोजगार लोग भी भारत में करोड़ों में हैं, इससे कहीं ज्यादा ही हैं। इनकी बात करते हमने आपके मुंह से कभी सुना ही नहीं। लगभग 5.2% की बेरोजगारी दर है। इसके बारे में भी आप ऐसे मंचों से भारत के युवाओं को बताते तो भारत ज्यादा ही विकसित और समृद्ध दिखाई देता शायद। और रही बात चुनौतियों से टकराने की और परिणाम आने तक धैर्य पूर्वक डटे रहने की, तो आप ये बताइए कि अमेरिका की चुनौतियों का सामना और चीन की चुनौतियों का सामना आप कितने धैर्य पूर्वक कर रहे हैं। ये ऐसी जानकारी है जो आपको समय समय पर जनता को बताते रहनी चाहिए। और परिणाम की बात तो क्या ही की जाए, पाक युद्ध के दौरान आपने पता नहीं किसके दबाव में परिणाम आने से पहले समझौता कर लिया और सीज फायर का ऐलान कर दिया, जबकि भारतीय सेना रणनीतिक बढ़त बनाए हुए थी। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। चलिए अब बात उनकी भी कर लेते हैं जिसकी भागीदारी 90% है और 5 या 10 किलो अनाज पर ही जीवन जीने को मजबूर हैं। आदिवासी आज भी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके उद्योगपतियों के लिए उन्हें बिना उचित मुआवजे के ही उजाड़ा जाता है। सच तो यह है कि आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा आदिवासियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते हैं, उन पर पेशाब किया जाता है। आपके अपने सरकारी आंकड़े आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। एससी समुदाय पर अत्याचारों के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और केंद्रीय संस्थानों में दलितों की भागीदारी शर्मनाक रूप से कम है। सफाई कर्मी और मैनुअल स्कैवेंजर्स जो समाज के सबसे वंचित तबकों से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ ठोस किया आपने? ये आप कभी बताते नहीं है, कतराते हैं आप। आईआईटीज और एनआईटीज में ओबीसी आरक्षण सीटें आज भी अधूरी रहती हैं। क्रीमी लेयर की पाबंदियों पर विवाद जारी है और छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के पदों पर भी यही असमानता साफ तौर पे दिखाई देती है। ईबीसी वर्ग यानी दर्जी, मोची, बढ़ई, लोहार, नाई, इनके लिए योजनाएं तो हैं, पर बैंकों से ऋण ना के बराबर मिलता है। नोटबंदी और लॉकडाउन ने करोड़ों प्रवासी मजदूरों को बेरोजगार किया, लाखों को पैदल घर लौटना पड़ा। तब उनकी सुध अचानक से कहां चली गई? युवाओं की बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां ठप हैं और जो भर्ती परीक्षाएं होती भी हैं उनमें पेपर लीक आम बात है। करोड़ों नौकरियों का जो वादा था वो कागज से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। रही बात शिक्षा की, आज विश्वविद्यालयों का काम ज्ञान नहीं, वैचारिक कंडीशनिंग करना रह गया है बस। स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण पाए युवाओं को भी नौकरी नहीं मिली। टेबल पर सिर्फ दावे हैं, जमीनी हकीकत शून्य है। अब बात भावी पीढ़ियों के ऊपर कर लेते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ
भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है। कर क्या रहे हैं आप, ये भी देख लेते हैं। चलिए उस पर नजर डालते हैं। आपकी किसी भी परियोजना को पर्यावरण का क्लियरेंस मिलता ही नहीं है। पहली बार में तो कभी नहीं मिलता है, फिर बाद में न जाने कौन सा जादू हो जाता है, जिसे हम प्रेशर भी कह सकते हैं। चाहे वो चार धाम परियोजना हो, आरे के जंगलों को काटा जाना हो, बिहार में 1 रुपए में जंगल की जमीन देनी हो, उद्योगपतियों के लिए भावी पीढ़ियों से समझौता करके किस भावी पीढ़ी की चिंता की जा रही है। एक और बात, जिस प्रकार से आपके संरक्षण में धार्मिक कटुता और सांप्रदायिक जहर लोगों के मन में भरा जा रहा है, वो तो कहीं से भी भावी पीढ़ियों के लिए सही तो है ही नहीं। उद्योगपतियों के लिए जब कई बड़े प्रोजेक्ट, हाईवे, रेलवे, कोल माइनिंग, औद्योगिक कॉरिडोर, बंदरगाह को फास्ट ट्रैक मंजूरी मिली, जिससे लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर प्रभाव पड़ा, उस वक्त तो आपने कुछ कहा ही नहीं। उसका क्या? दूरदृष्टि। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। दूरदृष्टि काम करती है बस चुनावों में। चुनाव के मामले में, इस मामले में काफी दूर तक और पहले ही सोच लेते हैं। रिजल्ट्स तो पहले से ही अनुमानित रहते हैं। किस चुनाव में कौन सी नई रणनीति अपनानी है, यहां जरूर दूरदृष्टि काम कर जाती है। कौन सा जुमला किस चुनाव में कब उछालना है, ये सब जो आप करते हैं ना, इस दूरदृष्टि का कोई मुकाबला है ही नहीं। और जब बात देश की भविष्य की रणनीतियों पर आ जाए, तब आइए कुछ बातें इन रणनीतियों पर भी कर लेते हैं, क्योंकि इनसे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। भारत अभी भी विदेशों पर निर्भर है, चाहे स्टेल्थ फाइटर यानी F-35, Su-57, J-20 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान की बात हो, या फिर अमेरिका, इस्राइल, तुर्की जैसी शक्ति के स्तर के सशस्त्र ड्रोन हो, जिसकी जरूरत हमको पाक युद्ध में पता चल गई थी। अमेरिका चीन की तुलना में भारत का AI आधारित युद्ध तंत्र अभी शुरुआती स्तर पर ही है। साइबर सुरक्षा में भारत अब भी अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल जैसी ताकतों से काफी पीछे है। स्पेस डिफेंस की बात करना तो बेमानी होगी। सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप तकनीक के मामले में दुनिया की तुलना में भारत 20 से 25 साल पीछे है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। तुलसीदास के जिस राम राज्य की बात आप कर रहे हैं, उनके राम राज्य में और आपके राम राज्य में बहुत ही अंतर है। वो राम राज्य परस्पर प्रीति, म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट से प्रेरित था। आज का राज नफरत और हिंसा पर किया जा रहा है। तुलसी के राम राज्य में सब सुखी थे, लेकिन आज गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। कम से कम ये तुलसी के राम राज्य की संकल्पना तो नहीं ही है। और रही बात स्वयं हित से पहले राष्ट्र हित की, तो भारत में संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को आप केंद्र की सत्ता में आते ही जोड़ने तोड़ने का काम नहीं करते। ऐसे कामों से भारत के लोगों के राष्ट्र हित को तो तकलीफ पहुंच ही रही है। राम यानी जागरूक, मतलब कि हद है। आपके नाक के नीचे दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है, दर्जनों मासूम नागरिक जान गंवा देते हैं, आप जागरूकता की बात कर रहे हैं। पठानकोट, उरी, पुलवामा, ये सब किसकी जागरूकता में हुआ? इतने दिनों से आतंकी घूमते रहते हैं और कोई कुछ कर नहीं पाता है। इसको आप श्री राम की जागरूकता से तो मत ही जोड़िए। इसको तो छोड़िए, आपके पीएमओ के नाम पर किरण पटेल नाम का आदमी, जो कि गुजरात का ही है, वो सेना की सुरक्षा में कितने दिनों तक घूमा है। तब आपकी जागरूकता कहां चली गई थी? चीन भारत की जमीन पर कब्जा किए जा रहा है, वो आपकी जागरूकता का असलियत अभी दिखा रहा है। जागरूक रहना और प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से जागरूकता का एड चलवाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राम राज्य केवल जय श्री राम के नारों से नहीं बनता है सर, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। दलित, महिला, ओबीसी, ईबीसी की बात तो आपने कर ली, पर मुसलमान गायब। इस देश के नागरिक, इस देश के हिस्से, ऐसे आएगा राम राज्य? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, अंत तक देखा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।